नमस्कार आप सभी को। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं एमएसएन जो होते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कभी 15 नंबर के आगे क्वेश्चन, ठीक है, या फिर कभी 5 नंबर के आगे क्वेश्चन एग्जाम में। तो उसको कितना अच्छे तरीके से हम एग्जाम में क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर उसको कितने अच्छे तरीके से हम लिख सकते हैं। तो उस चीज को आज हम देखेंगे। चलिए ठीक है। तो मान के चलिए आपके पास एक क्वेश्चन आता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर का। ठीक है। हार्ट फेलियर का एक मान के चलिए आपके पास क्वेश्चन आए। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी कंडीशन या फिर कोई भी डिजीज नॉर्मल 15 नंबर में वो कभी नहीं देगा। ठीक है। उसको क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। इसको 2 नंबर में दे दिया उसका डिफिनेशन, उसके पैथोफिजियोलॉजी 5 नंबर में, ऐसे करके। और उसके मैनेजमेंट यानी कि उसको आपको एनसीपी लिखना वो अलग, या 6 या 8 नंबर में रहेगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे स्टार्ट करते हैं। मान के चलिए एक टॉपिक है आपका कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो ये क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो क्या है, हार्ट फेलियर का इज ऑफन रिफर्ड टू एज कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है। यानी कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर को हम क्या कहते हैं, हार्ट फेलियर। ठीक है। ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि जो हमारा हार्ट होता है वो क्या करता है, पंप नहीं कर पाता है। ठीक है। क्या नहीं कर पाता है, पंप नहीं कर पाता है सफिशियंट अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो टू मीट्स दी बॉडी नीड। ठीक है। मतलब कि जितना अमाउंट ऑफ ब्लड हमारे शरीर को चाहिए उतना अमाउंट क्या करता है हार्ट हमारा, वो पंप नहीं कर पाता है हमारे शरीर को। ठीक है। मान के चलिए एक एग्जांपल से कि हमारे शरीर को तीन तीन से चार मतलब लीटर की ब्लड चाहिए, पर क्या करता है हार्ट उतना अमाउंट पंप ही नहीं कर पाता है पूरे ऑर्गन्स के पास। ठीक है। अब इसके डिफिनेशन आए तो ये एक पूरा ओवरव्यू हम आप बताएं, हम आपको बताएंगे कि कौन कौन प्रोसेस है, कौन कौन स्टेप बाय स्टेप आपको एनसीपी मतलब कि नॉर्मल एग्जाम में लिखना चाहिए। ठीक है। तो अब सेकंड आया इसका डिफिनेशन। तो डिफिनेशन क्या है इसका, कंजस्टिव हार्ट फेलियर इज ए क्लिनिकल सिंड्रोम है एक हमारा। ठीक है। जिसमें क्या होता है कि हार्ट जो होता है हमारे हृदय, वो पंप नहीं कर पाता। जैसा आपको अभी हमने बताया कि जितना ब्लड हमारे शरीर को चाहिए उतना वो क्या करता है, पंप नहीं कर पाता। इस कंडीशन को हम हार्ट फेलियर कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा ये टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर। अब टाइप्स देखते हैं कितने टाइप्स के हार्ट फेलियर होते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। अगर हम हार्ट को आसानी से समझे डायग्राम के बेसिस पर, तो ये कुछ हमारा हार्ट ऐसा दिखता है। ठीक है। 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट में। 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट में। यहाँ पर आपका होता है राइट एट्रियम। ठीक है। यहाँ पर होता है आपका लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ठीक है। तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर का मतलब है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये क्या करता है, ये ब्लड को अच्छे से पंप नहीं कर पाता है पूरे ऑर्गन्स में। ठीक है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। ठीक है। और राइट साइड हार्ट फेलियर का कंडीशन कब होता है, जब हमारा राइट वेंट्रिकल ब्लड को क्या करता है, हमारे लंग्स के पास अच्छे से पंप नहीं कर पाता। इस कंडीशन होता है हमारा राइट साइड हार्ट फेलियर। तो ये कुछ टाइप्स है, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, राइट साइड हार्ट फेलियर और सिस्टोलिक हार्ट फेलियर और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। ठीक है। अब आते हैं हमारे इसके कॉजेस पर। कॉजेस मतलब कौन कौन कारण होता है जिसके कारण हमें ये हार्ट फेलियर देखने को मिलता है। ठीक है। तो सबसे पहला कारण है हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोई भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो रखा हो, यानी कि जो हमारे जो क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हो, हार्ट के जो कोरोनरी आर्टरी होते हैं उसमें क्या हो रखा हो, फैट का डिपोजिशन हो रखा हो, कोई ब्लॉकेज हो रखा हो, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो रखा हो। कई कारण होता है जिसके कारण क्या हो, ब्लड अच्छे से प्रॉपर सप्लाई नहीं हो सके। ठीक है। सेकंड क्या हमारा कॉजेस हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर। जब हमारा क्या हो, बीपी इंक्रीज हो। कितना से इंक्रीज होता है नॉर्मल हमारा बीपी, 140/90 एम ऑफ एच जी है। इससे अगर ऊपर हमारा बीपी है तो हम उसको क्या कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है। थर्ड क्या हो सकता है, डैमेज टू हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स में मान के चलिए हमारा कोई डैमेज हो रखा हो, इस कंडीशन को हम कार्डियोमायोपैथी भी कहते हैं। ठीक है। फोर्थ क्या कंडीशन हो सकता है जिसके कारण ये कंडीशन हो सकती है, मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि हमारा जो हार्ट के जो होता है मायोकार्डियम लेयर, उसका इन्फ्लामेशन, उस कंडीशन को मायोकार्डाइटिस कहते हैं। ठीक है। फोर्थ कंडीशन या फिफ्थ कंडीशन जो है वो क्या हो सकता है, हार्ट हार्ट डिफेक्ट, यू आर बॉर्न विथ कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। ठीक है। कोई भी ऐसा बाय बर्थ आपको कोई हार्ट का डिफेक्ट हो रखा हो, तो ये सब कुछ ऐसे कंडीशन है। ठीक है। जिसके कारण क्या हो सकता है, हमें हार्ट फेलियर देखने को मिल सकता है। ठीक है। आगे हम देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन सिम्टम्स। साइन सिम्टम्स क्या क्या होते हैं हमारे हार्ट फेलियर के, तो क्या क्या होते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। ठीक है। हमारे शरीर में क्या होती है, स्वेलिंग देखने को मिलती है। ठीक है। एबिलिटी ऑफ एक्सरसाइज ये सब क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाती है, अब तुरंत ही थकने लगते हैं। कफ आपको देखने को मिलता है, कमजोरी आपको देखने को मिलती है और चेस्ट पेन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक। तो ये जो तरीका है लिखने का, अगर मान के चलिए आपको साइन सिम्टम्स या फिर टाइप्स हो सका है तो आप ऐसे सर्कल करके या फिर एक टाइप का क्या होता है इस टाइप का प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, ताकि जो एग्जामिनर हो उसको अच्छे से ये लगे। ठीक है। और इसके बाद हम इसके अगर देखते हैं अदर साइंस, अदर सिम्टम्स देखें तो क्या क्या देखने को मिलेगा हमें, इसमें फैटिक देखने को मिलेगा। ठीक है। एबिलिटी टू एक्सरसाइज सेम है हमारा। वेट गेन क्या होता है, सडन क्या हो जाए हमें वेट गेन हो जाए। ठीक है।
अब आते हैं इसका हम पैथोफिजियोलॉजी पर। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है कि कैसे हमें डिजीज स्टार्ट हुआ और कैसे हमें अफेक्ट कर रहा है हमारे शरीर को। ठीक है, इस कंडीशन को हम पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया, किसी भी कारण से हो सकता है, या तो वहां पर फैट का डिपोजिशन हो रखा हो, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो रखा हो, या हाइपरटेंशन या जेनेटिक किसी भी कारण से क्या हुआ, कार्डियक आउटपुट क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उस पर प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल पर प्रेशर पड़ने के कारण क्या होगा, जो ब्लड होगा वो वापस से कहाँ चली जाएगी, हमारे लंग्स में। ठीक है, लंग्स पे वापस चली जाएगी। ठीक है, उससे क्या होगा, हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत, कफिंग आने लगेगा। ठीक है, ये समय में देखने को मिलेगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारा प्रेशर बढ़ जाएगा। किसका प्रेशर बढ़ जाएगा, राइट वेंट्रिकल का। राइट वेंट्रिकल का जैसे प्रेशर बढ़ा तो क्या होने लगेगा, हमारे शरीर में फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होने लगेगी, जिसके कारण क्या होगा, हमारा किडनी का जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण हमारा शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। इस कंडीशन में हमारे मसल वीकनेस, ठीक है, मसल वीकनेस हो सकते हैं, और कई शरीर पर हमारे क्या हो सकते हैं, स्वेलिंग हो सकते हैं। इस कंडीशन में हमारा हार्ट फेलियर हो सकता है। ठीक है, अगर इसके बाद हम देखें इसका डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, मतलब कौन कौन सी जांचें इसमें हम कर सकते हैं इसको पता करने के लिए, तो सबसे पहले हर कॉमन है, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ये सब में करेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, जैसे कि लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ये सब हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, और फोर्थ क्या हमारा डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, चेस्ट एक्सरे हम कर सकते हैं, इसमें ईसीजी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, फिर इसमें हम इको कर सकते हैं, फिर इसमें हम सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके आते हैं मैनेजमेंट पर। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है, इसके कई टाइप्स के मैनेजमेंट आते हैं, जैसे कि मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट हम सबसे पहले क्या देंगे, एस इनहिबिटर, एक ड्रग आती है क्लासिफिकेशन हाइपरटेंशन के लिए, वो हम ड्रग इसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें हम बीटा ब्लॉकर देते हैं, डायूरेटिक्स देते हैं, और एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट देते हैं। ठीक है, अब आते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ठीक है, नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या आते हैं, इसमें दवा नहीं देंगे। इसमें क्या क्या देंगे, हम सबसे पहले मेंटेन करते हैं इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द पेशेंट का, क्या करते हैं, लेवल चेक करते हैं और मेंटेन करते हैं। ठीक है, पोजीशन वगैरह जो होती है वो सब प्रोवाइड करते हैं इसमें। ठीक है, ऑक्सीजन सपोर्ट इसमें जो होता है वो हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट का। ठीक है, हार्ट का हो सके तो ट्रांसप्लांट वगैरह करवाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इसके नर्सिंग डायग्नोसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एनसीपी आता है, अगर कभी भी आपके एग्जाम में 5 नंबर से ऊपर आपको अगर मैनेजमेंट आ गया लिखने के लिए, नर्सिंग मैनेजमेंट, तो आप समझ लो कि उसमें आपको क्या बनाना है, एनसीपी, नर्सिंग केयर प्लान, उसमें आपको बनाना ही बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के अनुसार से आपको नंबर मिलेगा। ठीक, तो सबसे पहला नर्सिंग डायग्नोसिस इसका देख ले तो क्या है भाई, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू हार्ट फेलियर एज एविडेंस बाय इंक्रीज हार्ट रेट। ठीक है, क्या हो गया हमारा, सबसे पहला हार्ट फेलियर के कारण क्या हो गया हमारा, जो गया इंक्रीज, जो हो गया हार्ट रेट हो गया क्या हमारा, इंक्रीज हो गया। ठीक है, सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस देखें तो वो क्या है हमारा, डिक्रीज O2 सप्लाई, ऑक्सीजन का क्या हो गया, सप्लाई कम हो गया। क्यों सप्लाई कम हो गया, क्योंकि हमारा ब्लड पहुंच नहीं पा रहा है उस कंडीशन से। ठीक है, डिजीज कंडीशन के कारण। ठीक है, एज एविडेंस बाय पेशेंट डिफिकल्टी इन ब्रीथ, जब सांस लेने में दिक्कत हो गई तो हमें पता चला कि उस पेशेंट को O2 की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है, थर्ड हमारा क्या, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन स्टेटस, ये आपका कॉमन है, ये आप कई सारे एनसीपी में आप डिजीज कंडीशन में इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, और एंजाइटी, ये भी आपका कॉमन, एंजाइटी रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन एज एविडेंस बाय फेशियल एक्सप्रेशन। ये कुछ जो होते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस ये कॉमन होते हैं, जैसे एंजाइटी हो गया, और कई सारे कंडीशन में एक्यूट पेन हो सकते हैं, तो वो भी आप सही कई सारे डिजीज कंडीशन में उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज, एक एक्स्ट्रा यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, कौन सा, लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज भी एक एक्स्ट्रा नर्सिंग डायग्नोसिस ऐड कर सकते हो, ये सब में किसी भी कंडीशन में आप ये कर सकते हो। ठीक, अब इसके एनसीपी पर हल्का सा देख ले, एनसीपी किस तरीके से हमें एग्जाम में लिखना है। ठीक, तो एनसीपी के कुछ फॉर्मेट होते हैं जो हमें दिया गया होता है। तो सबसे पहला जो फॉर्मेट है वो, तो उसको देखेंगे तो ऊपर होता है असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्यूशन। इंटरवेंशन को ये हम क्या करते हैं, प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, तो असेसमेंट के अंदर 2 असेसमेंट आते हैं हमारे, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव वो होता है जो हमें पेशेंट बताता है, तो पेशेंट क्या बता रहा है भाई, पेशेंट कंप्लेन डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, पेशेंट बताया कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो हमने क्या देखा, हमने भी देखा कि हाँ पेशेंट को सफरिंग हो रही थी सांस लेने में। ठीक है, तो नर्सिंग डायग्नोसिस, जो आप नर्सिंग डायग्नोसिस पीछे लेके आपको पूरा पूरा यहाँ पर लिखना होता है। जैसे हमने लिख दिया डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू हार्ट फेलियर एज एविडेंस बाय इंक्रीज हार्ट रेट। ठीक है, तो हमारा गोल क्या होगा, मेंटेन करना होगा कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करेंगे तभी तो पेशेंट वापस उस कंडीशन पर आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम प्लानिंग क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसको पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है,
ऑब्जर्व करेंगे, कंटिन्यूअस ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। मेडिकेशन प्रोवाइड कराएंगे, जो कि डॉक्टर्स बताएंगे उसके अनुसार से हमें मेडिकेशन प्रोवाइड कराना है। कंफर्ट एनवायरनमेंट, ये सब पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो हमारा इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, प्रोवाइडेड हो गया, ठीक है। आपको एक चीज, एक ट्रिक हमेशा याद रखना है, जो भी आप प्लानिंग में लिखोगे उसी का सेम आपको इम्प्लीमेंटेशन लिखना है। सिर्फ एक चीज चेंज हो जाता है कि यहाँ पर हमने उस चीज को किया और यहाँ पर हमने उस चीज कर चुका है, ठीक है। यहाँ पर हमने उस चीज को मान के चलिए हमें आज जाना है कहीं, ठीक है, तो हमने यहाँ प्लान किया कि हाँ भाई मुझे आज यहाँ लखनऊ जाना है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा कि हाँ हम लखनऊ आ चुके हैं, लखनऊ हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसी टाइप का होता है इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पर क्या था, प्रोवाइड हाई फॉलोअर पोजीशन टू दी पेशेंट, यहाँ पर क्या होगा, प्रोवाइडेड, यानी कि हमने ये फॉलोअर पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड कर दिया। सेम सब में वही होगा, जैसे कंटिन्यू, कंटिन्यू ऑब्जर्व द पेशेंट वाइटल साइंस को क्या करेंगे हम, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जर्व हो गया, हमने वाइटल्स को ऑब्जर्व कर लिया। सेम आप वैसा ही रहता है, ठीक है। और लास्ट में होता है इवैल्यूएशन, मतलब क्या रिजल्ट आया, पेशेंट ठीक हुआ या फिर नहीं हुआ। तो हम हमेशा इसमें लिखते हैं इम्प्रेस्ड का, इम्प्रूव्ड हो गया हमारा क्या, कार्डियक आउटपुट ऑफ द पेशेंट क्या हो गया हमारा, इम्प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एक नर्सिंग डायग्नोसिस था। सेकेंड नर्सिंग डायग्नोसिस देखे तो हमारा क्या था, डिक्रीज O2 सप्लाई रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय पेशेंट डिफिकल्टी इन ब्रीथ। सेम आप इसमें लिखोगे सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा, बाकी बात सेम हमारा गोल रहेगा कि O2 जो लेवल है उसको मेंटेन करेंगे। लास्ट में इवोल्यूशन हो जाएगा, मेंटेन O2 लेवल ऑफ द पेशेंट फुल गुड, O2 अच्छे से वो मेंटेन हो गया, ठीक है। अगर थर्ड इसका नर्सिंग डायग्नोसिस देखे तो कुछ ऐसा रहेगा। थर्ड इसका, थर्ड हमने क्या लिखा है, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन स्टेटस रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय पुअर फूड इंटेक, ठीक है। इम्बैलेंस हो गया न्यूट्रिशन, क्यों इम्बैलेंस हो गया, क्योंकि उन्होंने अच्छे से खाना इंटेक नहीं किया है, ठीक है। जब भी हम नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हैं, जब भी हम नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हैं, जैसे ये एक नर्सिंग डायग्नोसिस है, जब भी हम लिखते हैं वो हम प्रायोरिटी बेसिस बात लिखते हैं, सबसे ज्यादा पेशेंट में क्या देखने को मिल रहा है सबसे ऊपर लिखेंगे। बाकी बात आप एक दो प्रायोरिटी बेसिस लिख दीजिए, बाकी की जो तीन बात है वो हमेशा सेम ही रहेगा, सब में फिक्स लिख सकते हो। जैसे एक लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज सब में हो जाएगा। एंग्जाइटी सब में होता है, और इम्बैलेंस न्यूट्रिशन ये सब में होता है, सब में हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ था नर्सिंग डायग्नोसिस और एनसीपी कैसे बनाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब हम समझते हैं 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आपको आ जाए एग्जाम में, ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप कैसे बताएंगे कि 5 नंबर में आपसे कोई डिजीज कंडीशन पूछ लिया है, ठीक है, तो उसको आप कैसे लिखोगे। तो सबसे हम एग्जांपल लेते हैं निमोनिया का, ठीक है, बहुत ही कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए हमने निमोनिया ले रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 5 नंबर में अगर आ गया तो आपको पेज का भी मेंटेन करना है कि 3 पेज से ज्यादा आप इसको ना लिख सको। तो हमने ज्यादा लिखा है क्या, कि आप इसको कंसाइज बाद में आप अपने से कर लो, ठीक है। तो निमोनिया, तो निमोनिया का इंट्रोडक्शन क्या होता है, एक तरह का इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, ठीक है। कहाँ का इन्फ्लामेशन होता है, हमारे लंग्स में, ठीक है, जो कि माइक्रोबियल एजेंट होता है, किसी भी माइक्रोब्स के कारण होता है, ठीक है। तो देखो अगर आपको लंग्स का अगर आपको याद होगा एनाटॉमी, तो लंग्स में हमारा एल्वली पाया जाता है, एकदम लास्ट पोर्शन, लास्ट पोर्शन में क्या पाया जाता है, एल्वली। यहाँ पर क्या होता है हमारा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस यानी कि ऑक्सीजन अंदर जाती है और CO2 बाहर जाती है। तो इसी जो एल्वली होता है ना, इसी में क्या होता है हमारा, इन्फ्लामेशन हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा, इन्फ्लामेशन, यानी कि सूजन हो जाता है, ठीक है। और कहाँ, किसमें होता है हमारा, एल्वोलाई में, एल्वोलाई में, ठीक है। और कहीं भी अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है, ये बात को हमेशा याद रखना, कहीं भी इन्फ्लामेशन हो रहा तो याद रखना वहां पर बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ डिफिनेशन। अब इसका रिस्क फैक्टर देखे, किसको किसको चांस है निमोनिया होने का। तो ऐसे आदमी जो क्या है 60 से ऊपर हो, ठीक है, कोई आदमी जो क्या हो सिगरेट का स्मोकिंग करता हो, ठीक है, किसी को पहले से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रखा हो, माल न्यूट्रिशन हो, खाना से सही सही नहीं खा रहा हो, तो ये सब कुछ कंडीशन है जिसमें निमोनिया होने का चांस हो सकता है। अब कौन कौन कारण है, किसके किसके कारण निमोनिया होता है, तो आपको बताया था कभी भी इन्फ्लेमेशन हो रहा तो यानी कि बैक्टीरिया वायरल होगा ही होगा। तो जो निमोनिया है एक हमारा ऐसा बीमारी है जो कि चारों चारों माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलता है, ठीक है। पैरासाइट के से भी फैलता है, फंगस से भी फैलता है, वायरल से भी फैलता है और बैक्टीरियल से भी फैलता है। और कहीं भी हो, कहीं भी इन्फ्लामेशन हो रखा हो, इन्फेक्शन हो रखा हो, तो स्ट्रेप्टोकोकस बहुत ही कॉमन है। स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है बहुत ही कॉमन है, और सबसे ज्यादा कॉमन जो निमोनिया को कॉज करता है वो कॉज करता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ये जो बैक्टीरिया है सबसे ज्यादा हमारे निमोनिया को कॉज करता है। और भी कई सारे वायरल में देखे तो इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस, ये हमें निमोनिया कॉज करता है, ठीक है।
अब इसके सिम्टम्स पर आए निमोनिया के, तो निमोनिया में हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो इसमें बहुत ही ज्यादा कफ होता है, ठीक है, पेशेंट बहुत ज्यादा कफ करता है, समटाइम्स येलो ग्रीन और ब्लडी म्यूकस भी आता है, ठीक है, म्यूकस हम यानी कि जो बलगम होता है वो हमारा क्या होता है, येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है और ब्लडी भी देखने को मिलता है, ठीक है। फीवर आता है, पेशेंट को बुखार होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, चेस्ट में दर्द होता है, ठीक है, फैटिग होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, डिजीनेस होता है, रैपिड हार्टबीट होता है, हार्टबीट इंक्रीज हो जाता है, पसीना होने लगता है, नोजिया वोमिटिंग होता है, हेडेक होता है, स्वेटिंग होता है और वीजिंग होता है, ठीक है। ये कुछ सिम्टम्स है निमोनिया के, ठीक है। और बच्चे जो होते हैं निमोनिया से बहुत ही ज्यादा मरते हैं, ठीक है, क्योंकि मेल जो होते हैं क्या होते हैं, जब कफ आता है तो मेल क्या करते हैं, कफ को बाहर निकाल देते हैं, पर बच्चे क्या होते हैं वो कफ को बाहर नहीं निकाल पाते, जिसके कारण क्या होता है, उसके लंग्स में डिपोजिशन होने लगती है, जिसके कारण बच्चे बहुत ज्यादा मरते हैं निमोनिया से, ठीक है। अब इसके डायग्नोसिस पर आए तो क्या क्या है जिससे हम निमोनिया को पता कर सकते हैं, तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, ये सब में है। ये जो डायग्नोसिस होता है ये दोनों, ये आप किसी भी डिजीज कंडीशन पर लिख सकते हो, ये दोनों दोनों, ठीक है। और फिर आता है आपका चेस्ट एक्सरे मार दो, ब्लड टेस्ट मार दो, ठीक है। एक और चीज आपको ट्रिक होगा वो आपको लास्ट में भी बताएंगे, ठीक है। चेस्ट एक्सरे करेंगे क्योंकि हमारा लंग्स का रिलेटेड है, तो हम एक्सरे मारेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, तो ब्लड टेस्ट में क्या होगा, हमें अगर बैक्टीरियल से है तो क्या होगा, डब्ल्यूबीसी का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर वायरस वायरस से अफेक्ट होगा निमोनिया तो हमारे शरीर में क्या होगा, डब्ल्यूबीसी कम हो जाएगा, ठीक है। स्पुटम का टेस्ट करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, एमआरआई करेंगे और ब्रोंकोस्कोपी करेंगे, ठीक है, ब्रोंकोस्कोप विजुअलाइजेशन करेंगे, ठीक है। अब आते हैं इसके मैनेजमेंट पर। मैनेजमेंट क्या होता है निमोनिया का, ठीक है। तो निमोनिया का मैनेजमेंट देखें तो सबसे पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी कि कोई दवा इसमें नहीं इंक्लूड है। कौन कौन है इसमें, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड कराएंगे, फ्लूइड का मैनेजमेंट करेंगे, रेस्ट देंगे और पेन मैनेजमेंट करेंगे सबसे। और इसमें आज कौन कौन सी दवा देते हैं हम इसमें फार्माकोलॉजिकल में, एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करते हैं, एंटीवायरल देते हैं, एंटीफंगल, वो डिपेंड होती है कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निमोनिया हमें कॉज हुआ है, ठीक है। अब आते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। अगर कहीं लंबा समय हो गया तो क्या क्या कर सकते हैं, हम ड्रेन कर सकते हैं, अगर ज्यादा म्यूकस हो रखा हो उसमें कलेक्ट, तो क्या करेंगे, उसको हम ड्रेन करेंगे। लोबेक्टोमी कर सकते हैं, इसमें क्या होता है, जो एरिया अफेक्ट होता है लंग्स का उसको क्या करते हैं हम काट के बाहर निकालते हैं, ठीक है। ये सब कुछ कर सकते हैं, जिसमें थोरेक्टोमी कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, एक छेद करते हैं किसमें, चेस्ट कैविटी में, जिसके कारण क्या होता है, जो लंग्स टिश्यू जो डैमेज हो रखी है उसको क्या करते हैं हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। ये कुछ इसका मैनेजमेंट था। अब इसके कॉम्प्लिकेशन पर आते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है कि जैसे कि निमोनिया हो गया हमें, तो उसके कारण क्या क्या और हमें शरीर में देखने को मिल सकता है और क्या क्या ये कॉज कर सकता है। तो हमें लंग्स एब्सिस कॉज कर सकता है। क्या कॉज करता है, लंग एब्सिस, यानी एब्सिस होता है मतलब पस का फॉर्मेशन, ठीक है। हमारे लंग्स क्या कर सकता है, पस का फॉर्मेशन कर सकता है, हाइपोटेंशन कर सकता है, हमारा बीपी को कम कर देगा, ठीक है। सेप्टिसीमिया कॉज कर सकता है, एम्फाइसीमा कॉज कर सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, हमें रीनल फेलियर और पैरा निमोनिक इन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। अब प्रिवेंशन, हम कैसे बचाव करें निमोनिया से, निमोनिया ना हो तो हमें क्या होना, सिगरेट पीना छोड़ना पड़ेगा, इम्यूनाइजेशन हम इसके लिए कर ले, ठीक है। न्यूट्रिशन बढ़िया रखे, अपना हाथ वगैरह को धोए, ठीक है। इंडोर वेंटिलेशन करें और रेस्पिरेटरी हाइजीन को हम क्या करें, मेंटेन कर रखे ताकि हमें निमोनिया ना हो। और एक ट्रिप आप समझ लो, अगर मान के चलो आपको कुछ नहीं आ रहा, आप भूल गए हो एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि किस सिस्टम की वो डिसऑर्डर है, किस सिस्टम की बात हो रही है। सिस्टम का मतलब होता है जैसे कि मान के चलो जीआई सिस्टम का कोई डिसऑर्डर आपसे पूछ लिया गया, रेस्पिरेटरी का पूछ लिया गया, ब्लड का पूछ लिया गया, या फिर कार्डियो का पूछ लिया गया, या फिर मस्को स्केलेटल का पूछ लिया गया, तो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा किस सिस्टम का डिसऑर्डर है। अब जब हमें सिस्टम का पता चल गया, जिस सिस्टम का डिसऑर्डर है, अब उसके अनुसार से अपने आप साइन सिम्टम्स लिखना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलो आपको जीआई ट्रैक का कोई इन्फेक्शन हो रखा हो, जीआई ट्रैक यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जो कि माउथ से स्टार्ट होता है और सीधा हमारे एनएस पर खत्म होता है, ठीक है। अगर उसका कोई आपको बीमारी हो रखा हो तो आप कैसे पता करो, तो सबसे पहले बात, अगर पेट की कोई दिक्कत है तो क्या होगी, सबसे पहले हमें क्या होने के चांस हो सकते हैं, वॉमिटिंग होने के चांस हो सकते हैं, ठीक है। हम क्या बता रहे हैं, उसके साइन सिम्टम्स बता रहे हैं, ठीक है। वॉमिटिंग होने के हमें उस चांस हो सकती है, और क्या हो सकती है भाई, नोजिया इसके साथ आएगा ही आएगा, ठीक है, नोजिया होने के चांस हो सकती है, ठीक। और नोजिया हो रखा और पेट की समस्या तो हमें क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, पेट की पेन होगी, ये भी एक कॉमन है जो कि सब में देखने को मिल सकता है। मैं कॉमन बता रहा हूँ जो कि सब में हो सकता है, ठीक है। ये सारा मैं क्या बता रहा हूँ, साइन सिम्टम जिसे हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं, ठीक है। एब्डोमिनल पेन हमें देखने को मिल सकता है, और क्या देखने को मिल सकता है, हमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है। ये होगा ही होगा, जब जीआई की कोई सिस्टम आएगा तो कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है। और क्या देखने को मिल सकता है, ब्लड देखने को मिल सकता है, किसमें, ब्लड इन स्टूल, ये सब हमें देखने को नॉर्मल मिल सकता है, ठीक है। अब हम जब उसके डायग्नोसिस का बात करें कि डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन क्या क्या होंगे, कैसे कैसे पता करेंगे, जब आपको कुछ ना याद हो, अगर पेट का है तो एक चीज हमेशा होगा, वो क्या होगा, अल्ट्रासाउंड।
अल्ट्रासाउंड हम पेट के लिए करेंगे ही करेंगे, ठीक है। जब आपको याद ना हो तो अल्ट्रासाउंड लिख ही दो, ठीक है। अल्ट्रासाउंड आपने लिख दिया, और क्या कर सकते हो आप, एक्सरे कर सकते हो, एक्सरे कर ही दोगे, ठीक है, कर दिया। और एक सब में कॉमन आप कर सकते हो सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, ये करना ही करना है, ठीक है। आप एलएफटी भी लिखिए दोगे, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ये सब में करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ये तो सबसे ऊपर आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको ऐसे पता करना है कि कौन सा, सबसे पहले तो आप समझ लो कौन सा सिस्टम की बीमारी है। जैसे पता चल गया आपको कुछ नहीं याद आ रहा है, तो उससे रिलेटेड आप लिख दो कि हाँ इसमें हो है सांस लेने, अगर छाती की यानी कि लंग्स की कोई समस्या है तो हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी, कफ आएगी, ठीक है, मतलब बहुत कुछ जैसे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो आपको अलग अलग देखना है कि अगर आपको मसल्स की कोई दिक्कत है तो हमें चलने में दिक्कत आएगी, वहां पर क्या हो सकते हैं, लॉस ऑफ सेंसेशन हो सकता है, तो आपको पता करना है, ठीक है, किस सिस्टम की बीमारी है। जिस सिस्टम की बीमारी आपको पता चल गई तो आप उसके अनुसार से साइन सिम्टम्स और डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन या फिर मैनेजमेंट पे आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो ये समझ में आया होगा।